बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सेक्शन नंबर 153 देखेंगे और स्कीम ऑफ लेक्चर ये है कि हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 153 में जो डिफरेंट पेमेंट्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं वो हम देख लेंगे और ये रेट्स हम कैसे ड्राइव करते हैं ऑर्डिनेंस से देख लेंगे हम सेक्शन 153 और रेट्स कहाँ से अगर कल नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएँ तो अब हम उन रेट्स को कहाँ से रेफ़र करेंगे, तो इन रेट्स का सोर्स क्या है, अब हम इसको हम देख लेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेमेंट करते हुए हर पेमेंट पे सेक्शन 153 अप्लाई नहीं करना। देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न्स कि हम टैक्स ना काटें। तो कुछ रीज़न्स को हमने यहाँ पे बयान कर दिया कि भई ये पेमेंट्स हैं और ये रीज़न है, ये रेफ़रेंस है इसलिए टैक्स नहीं कटेगा और ये हम कहाँ से लेकर आए हैं, ये कहाँ से देखना चाहिए हमें, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह ऑर्डिनेंस में रेफ़र कर लेंगे पार्ट 4 में। और आखिर में हम कुछ 1-2 चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ़ की डिस्कस कर लेंगे। ये आज के हमारे लेक्चर की थीम है। अच्छा, सेक्शन नंबर 153 पेमेंट ऑफ गुड्स पेमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में 3 तरह की पेमेंट्स को कवर किया गया है। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो अपने सप्लायर का टैक्स काटेंगे, एक डिफरेंट रेट होगा। अगर आप किसी से सर्विसेज़ लेते हैं, तो आप सर्विस प्रोवाइडर का टैक्स काटेंगे, वो एक डिफरेंट रेट होगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज़ लेते हैं, स तो आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका एक डिफरेंट रेट काटेंगे। तो ये एक सेक्शन 3 तरह की पेमेंट्स पर डिडक्ट होने वाले टैक्स को डील करता है, ठीक है? तो हम इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ ऑर्डिनेंस से हम देखते हैं सेक्शन 153 साथ-साथ चलाएँगे ऑर्डिनेंस को भी और टेबल्स को भी। एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, सबसे पहली बात कि क्या हर एक को सेक्शन 153 में टैक्स काटना है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट हो रहा है सेक्शन एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस सेक्शन के अंदर बताया गया होगा, सिर्फ़ वही लोग टैक्स काटेंगे, वही लोग विथहोल्डिंग एजेंट हैं, अदरवाइज़ हर एक को ये टैक्स नहीं काटना, ठीक है? विथहोल्डिंग टैक्स हर एक को नहीं काटना। मेकिंग पेमेंट इन फुल और पार्ट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 की इनवॉइस है, हो सकता है आप ₹100 अदा करना चाह रहे हों या हो सकता है आप पार्ट पेमेंट कर रहे हों, ₹50 अदा कर रहे हों, इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ रेज़िडेंट पर्सन, या ये भी हो सकता है कि आपने अभी ऑर्डर किया है लेकिन एडवांस में कुछ पैसे दे रहे हों और ये पेमेंट किसको होगी? रेज़िडेंट पर्सन को होगी, नॉन रेज़िडेंट की बात नहीं है। नॉन रेज़िडेंट को पेमेंट करते हुए जो विथहोल्डिंग है उसके लिए सेक्शन 152 आपने देखना है। तो ऐसा होगा तो क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अब आपको 3 क्लॉज़ेज़ दिए हैं। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी या आईआरएस पे चालान बनाते हुए आप देखते हैं 153(1)(a), तो मतलब ये है क्लॉज़ ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153, और ये किससे डील करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स से, ठीक है? उसके बाद क्लॉज़ बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153, और ये बहस करता है सर्विसेज़ से, और क्लॉज़ सी एग्ज़ीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से। अच्छा, फॉर अच्छा, इसको दोबारा से यहाँ से देखते हैं, क्या कहा था यहाँ? कि हर वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जो पेमेंट कर रहा हो किसी भी तरह से एडवांस या फुल या पेमेंट रेज़िडेंट पर्सन को, तो वो उसे क्या करना है? अगर फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो गुड्स परचेज़ करने की वजह से पेमेंट कर रहा है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ दी हुई है, एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज़ लेस देन 75,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। अगर आप किसी एक पार्टी से पूरे साल में सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और वो 75,000 से कम है, तो फिर ये
एप्लीकेबल नहीं होगा, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये उसी वक़्त एप्लीकेबल है किसी एक पार्टी पर कि आपने उस एक पार्टी से पूरे साल में 75,000 रुपीज़ का माल खरीदा हो या उससे ज़्यादा का। अच्छा, एक चीज़ और, टोल मैन्युफैक्चरिंग को भी सप्लाई की डेफ़िनेशन में शामिल किया गया है। टोल मैन्युफैक्चरिंग पहले सप्लाई की डेफ़िनेशन में नहीं थी। अब देखें कब शामिल किया है, 3 नंबर देखते हैं, नीचे नोट्स पे आएँ। ये देखें, फाइनेंस एक्ट 2020 में शामिल किया है। इसका मतलब है टोल मैन्युफैक्चरिंग को लाया गया है फॉर टैक्स ईयर 2021, जुलाई 1 2020 से ये एप्लीकेबल हुआ है। अच्छा, टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? टोल मैन्युफैक्चरिंग ये होती है, आप मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन आप सारा काम खुद नहीं करना चाहते। लेट्स से आप कुछ मिक्सिंग कराना चाहते हैं तो आप अपने केमिकल्स किसी कंपनी को दे देते हैं। वो उस कंपनी वो केमिकल्स को मिक्स करके आपको दे देती है। या आप टेक्सटाइल वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो कपड़ा है उसकी कटिंग या कुछ स्टिचिंग करके कोई आपको दे दे तो आप कपड़ा उसे दे देते हैं और धागा भी दे देते हैं। वो उस कपड़े को, धागे को लेकर स्टिच करके आपको दे देती है। तो ये टोल मैन्युफैक्चरिंग होता है। टोल मैन्युफैक्चरिंग में होता ये है कि जो टोल मैन्युफैक्चरर होता है, वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफ़िनेशन में आता है फॉर सेल्स टैक्स पर्पज़ भी, लेकिन उसका अपना कोई मटेरियल नहीं होता बल्कि प्रिंसिपल उसको सारी चीज़ें मुहैया करता है। वो उसको प्रिंसिपल की जो मेन मैन्युफैक्चरर है उसके मुताबिक उसकी वो जिस तरह की कस्टमाइज़ेशन बताता है, डिज़ाइन बताता है या फ़ॉर्मूला देता है, उसके मुताबिक उस इनपुट मटीरियल्स को कन्वर्ट करता है आउटपुट में और उसको दे देता है और एक टोल मैन्युफैक्चरिंग फ़ीस चार्ज कर देता है कि जी मैंने ये केमिकल मिक्स किए और ये आपको दे दिए, मुझे इस मिक्सिंग के मेरी मशीन इस्तेमाल हुई, मुझे इतने रुपए दे दीजिए। अच्छा, अब एक पेमेंट तो हो जाएगी सेल ऑफ गुड्स की, ठीक है? अब हम यहीं रहते हैं। अगर सेल ऑफ गुड्स हो रही है, तो इस पे क्या टैक्स रेट्स हैं? अच्छा, ये टैक्स रेट कहाँ से मिलते हैं? ये टैक्स रेट्स यहाँ पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये टैक्स रेट्स मिलते हैं डिवीज़न 3 से, ठीक है? डिवीज़न 3 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर कोई बंदा जो प्रिस्क्राइब पर्सन की लिस्ट में है, अभी लिस्ट भी हम देख लेंगे कौन-कौन विथहोल्डिंग एजेंट्स हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं या टोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट एक पार्टी को ऐसी है कि उससे 75,000 या उससे ज़्यादा का सामान लिया है, तो उसके ऊपर टैक्स काटना है। टैक्स के लिए रेट्स कहाँ दिए हुए हैं? रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ आएँगे तो यहाँ पे ये यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, इन ये वाले रेट्स, ठीक है? देखिए, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हमने सेक्शन 153 को और ये डिवीज़न को पढ़ के हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। टेबल आसानी से हम ज़रा समझ लेंगे, 1 पेज पे सब चीज़ें। देखें, 153 1 ए सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, अगर आपने पेमेंट कर रहे हैं कि आपने खरीदा है चावल या कॉटन सीड ऑयल या एडिबल ऑयल और वो 75,000 की लिमिट आप याद रखिएगा। तो अगर आपने खरीदा है कंपनी से, इंडिविजुअल से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी से, इन लोगों को आप पेमेंट करें, इन तीनों में से किसी को भी पेमेंट करें और पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने ये सामान खरीदा है, तो आपको कितना टैक्स काटना है? फाइलर के केस में 1.5 और नॉन फाइलर के केस में 3%, ठीक है? और ये कहाँ से लाए हम रेट? ये इसी डिवीज़न से हम लोग रेट लेकर आए, राइट? ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1.5 और नॉन फाइलर का क्यों 3 कर दिया? क्योंकि 100% इंक्रीज़ हो जाता है और हम 10th शेड्यूल पढ़ चुके हैं और 10th शेड्यूल में ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर ये कि इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग और वही 75,000 वाली लिमिट अगेन देख लेंगे। तो अगर आपने कुछ भी खरीदा है यानी इनके अलावा, कोई भी जनरल आइटम आपने खरीदा है इनके अलावा, तो अगर आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप 5% टैक्स विथहेल्ड करेंगे। लेट्स सपोज़ कंपनी ने आपको कुछ फर्नीचर बेच दिया और आपने कंपनी को पेमेंट करनी है, तो आप कंपनी का कितना टैक्स काटेंगे? अगर ₹100 की इनवॉइस है तो 5% आप इनकम टैक्स काट लेंगे। किस सेक्शन में? 153 1 ए। और ₹95 की कंपनी को पेमेंट कर देंगे। और अगर कंपनी नॉन फाइलर है तो आप 10% यानी ₹100 में से ₹10 टैक्स विथहेल्ड करेंगे और कंपनी के बिहाफ़ पे गवर्नमेंट को जमा करा देंगे और ₹90 कंपनी को दे देंगे। अच्छा, इस सब की अकाउंटिंग एंट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
विथहोल्डिंग टैक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, हमने जो एक 236 और 236 पे वीडियो बनाई है, वहाँ पर हमने शेयर किया हुआ है। ओके। उसके बाद अगर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आप कुछ टोल मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं या सप्लाईज़ लेते हैं, तो उनका जो टैक्स होगा, फाइलर के केस में 5.5 और नॉन फाइलर के केस में 11 होगा। अच्छा, जो ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न में तो देखें यही रेट्स दिए हुए हैं, 1.5 और 5 और 5.5। उसके बाद जब हम आगे जाएँगे, तो आगे सर्विसेज़ के रेट स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन मैंने शेड्यूल में एक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैक्स भी डाल दिया है, क्योंकि सब चीज़ें क्लॉज़ बी में तो कवर हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ एक्सक्लूजन्स भी हों इस रेट से, तो ये एक्सक्लूजन्स आपको कहाँ मिलती हैं? याद रखिए ये एक्सक्लूजन्स आपको मिलती हैं सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 में। पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट्स है, तो पार्ट 2 के अंदर अ, ये देखिए रेफ़रेंस भी दिया हुआ है, जैसे ये जो मैंने क्लॉज़ उठाया है, ये कहाँ से उठाया है? क्लॉज़ 24C पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट्स ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में 153 के लिए कुछ स्टैंडर्ड रेट्स की कंसेशंस है, कि भई स्टैंडर्ड रेट आप मत लगाएँ 5 या 5.5% का, आप रिड्यूस रेट लगाएँ तो उस वहाँ और भी क्लॉज़ेस हैं। लेकिन मैंने जस्ट फॉर एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कि आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने एक क्लॉज़ इंसर्ट कर दी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वो क्या है कि अगर आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या टियर 1 रिटेलर से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लेते हैं या आप इन लोगों से फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सक्लूडिंग मोबाइल, शुगर, सीमेंट और या ये जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब लेते हैं, तो आप पेमेंट करते हुए ग्रॉस अमाउंट का 0.25% टैक्स काटते हैं, ठीक है? लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि ये जो जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो, इनकम टैक्स की भी और सेल्स टैक्स की भी। ये रेफ़रेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और ये फाइलर का 0.25% टैक्स रेट लगेगा, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है अगर ये एटीएल में नहीं है तो यहाँ से निकल जाएगा, वो ये फिर क्लॉज़ बी में आ जाएगा। अच्छा अब ये कि अ, ये जो टैक्स विथहेल्ड हो गया, रिसिपिएंट के हाथ में इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? ज़ाहिर है जो पेमेंट करने वाला है, ये टैक्स उसके लिए तो लायबिलिटी होता है, विथहोल्डिंग टैक्स पेएबल के लेजर में हम पार्क करते हैं, कैश से पे कर देते हैं, चालान पार्टी को दे देते हैं। लेकिन जिसका ये टैक्स विथहेल्ड हुआ है कंपनी का या इंडिविजुअल एओपी का, तो उसके हाथ में तो ये एडवांस टैक्स है, उसकी बैलेंस शीट आइटम है, तो अब इस टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ये नॉर्मल टैक्स रेजीम यानी एडजस्टेबल है? क्या ये एमटीआर मिनिमम टैक्स रेजीम क्या ये मिनिमम टैक्स है या एफटीआर फाइनल टैक्स रेजीम क्या ये फाइनल टैक्स रेजीम है? इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? ये कहाँ से पता चलेगी? ये टैक्स ट्रीटमेंट भी आपको सेक्शन ही बताएगा। सेक्शन हम देखते हैं। देखें, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 153 में यहाँ बताया गया है कि टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। इसी बात को हमने अपने टेबल पे यहाँ लिख दिया कि जो भी टैक्स डिडक्ट होगा इस सेक्शन में, वो तमाम लोगों के लिए चाहे इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, मिनिमम टैक्स है। लेकिन एक्सेप्शन है 2 लोगों के लिए। 2 लोगों के लिए 153 1A में डिडक्ट होने वाला टैक्स एडजस्टेबल है। वो 2 लोग कौन हैं? कंपनी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हो, ठीक है? कंपनी हो बीइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स नंबर 1 और पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब पब्लिक कंपनी मैन्युफैक्चरर भी हो सकती है और ट्रेडर भी हो सकती है। तो इन 2 लोगों के लिए ये एडजस्टेबल है और तमाम के लिए मिनिमम है। अब देखें ये जो मैंने आपको बताया था ये बात कहाँ से हमने निकाली? ये बात हमने सेक्शन नंबर 153 के ये प्रोविज़ो दिया हुआ है इसको कहेंगे क्लॉज़ ए ऑफ सबसेक्शन 3 तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आपके लिए। अच्छा यहाँ पर एक बात जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होती है जो नए-नए काम स्टार्ट करते हैं। अब जब आप ई.एफ.बी.आर पे जाके चालान बनाते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि अ, ऊपर एक अ, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने 153 1A में किसी का टैक्स काट लिया, लेट्स से आपने कंपनी का काट लिया टैक्स 5%। अब जब आप वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाते हैं, तो वहाँ आ रहा होता है एडजस्टेबल टैक्स, मिनिमम टैक्स,
फाइनल टैक्स। तो ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम यहाँ क्या सेलेक्ट करें? ये कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए? तो अभी हम सिर्फ़ 153(1) के लिए बात कर रहे हैं। देखें, अभी आपने टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पे पढ़ लिया, तो अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स बनाते हैं। लेट्स सपोज़ आप एक कंपनी जो कि कमर्शियल इम्पोर्टर है, उससे माल लेते हैं। वो एक फ़ार्मा कंपनी है, माल इम्पोर्ट करती है और आपको बेच देती है। तो आप जब उसका टैक्स पे करने जा रहे हैं, चालान बनाएँगे, तो आप क्या चीज़ लिखेंगे? आप वहाँ से मिनिमम टैक्स सेलेक्ट कीजिएगा, नंबर 1। सेकंड एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, फ़ार्मा कंपनी है अगेन, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करती है पाकिस्तान में और आपको सामान बेचती है। तो उसके लिए जब आप चालान बनाएँगे, तो आप मिनिमम मत लीजिएगा, एडजस्टेबल लीजिएगा। अच्छा, अब किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी से आप माल ले रहे हैं और आप उसका टैक्स विथहेल्ड कर रहे हैं, तो आप मिनिमम मत लिखिएगा, आप एडजस्टेबल लिखिएगा। अब आप किसी इंडिविजुअल अ, सप्लायर से माल ले रहे हैं जो कि फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप मिनिमम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और एओपी कुछ भी करते हों, आपको मिनिमम ही लेना है। एओपी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हों, तो मिनिमम लिखेंगे। इंडिविजुअल ट्रेडर हों, एओपी ट्रेडर हों, तो आप मिनिमम लिखेंगे। तो सिवाय खुलासा क्या निकला? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए तो आप एडजस्टेबल लिखिएगा, अदरवाइज़ सब के लिए आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है। ठीक है? तो ये हमारा सेक्शन नंबर 153 में सब सेक्शन 1 का क्लॉज़ ए हमने कवर करने की कोशिश की है, जहाँ सेल ऑफ गुड्स पर हम टैक्स, यानी सेल ऑफ गुड्स हुआ, उस पे आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते हुए जो आप टैक्स काटते हैं, हमने उसकी कुछ बात कर ली। अब हम मूव करते हैं सर्विसेज़ की तरफ और हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं ऑर्डिनेंस को। अच्छा। अच्छा, अब अगेन आप कह रहे थे कि हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कितनी ही कर रहे हैं, एडवांस, फुल, पार्ट। अब किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं? आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज़, एक्सेप्ट वेयर पेमेंट इज़ लेस देन 30,000 इन एग्रीगेट। इसका मतलब ये है, आपने कुछ सर्विसेज़ ली हैं और सर्विसेज़ में जो आप पेमेंट कर रहे हैं किसी एक पार्टी को, तो आपने पूरे साल में उसको पेमेंट की हैं, अगर 30,000 से कम की हैं, तो फिर आपको इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ठीक है? लेकिन अगर दो, इसको यूँ समझें, 2 पार्टी हैं, आपने एक पार्टी को 30,000 से कम पेमेंट किया है, तो उस पे टैक्स नहीं कटेगा। एक आदमी को 30,000 या उससे ज़्यादा पे किया है, तो उस पे टैक्स कटेगा, ठीक है? अच्छा। अब ये भी सवाल होना चाहिए, सर्विसेज़ कहते किसको हैं? तो ऑर्डिनेंस ने हमें हेल्प आउट किया है और यहाँ पे सर्विसेज़ की डेफ़िनेशन भी दे दी है। हम उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, ये रहा। देखिए, सर्विसेज़ से मतलब क्या है ऑर्डिनेंस का? सर्विसेज़ इंक्लूड्स, पहले मैं बता चुका हूँ डिफरेंट लेक्चर्स में, जब इंक्लूड से डेफ़िनेशन स्टार्ट हो रही होती है, तो ये डिक्शनरी मीनिंग देती है। यानी यहाँ जो बातें लिखी हैं, इनको भी ले लीजिएगा। इनके अलावा जो डिक्शनरी मीनिंग है, वो भी सर्विसेज़ में शामिल है। तो सर्विसेज़ का क्या मतलब है? आप किसी अकाउंटेंट की सर्विसेज़ ले रहे हैं। अच्छा, ये अकाउंटेंट कौन है? ये एम्प्लॉयी अकाउंटेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ लिख भी दिया इसने, अदरवाइज़ देन एन एम्प्लॉयी, यानी एम्प्लॉयी अगर ये सर्विसेज़ दे रहा है आपका, तो एम्प्लॉयी की बात नहीं हो रही, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है? ओके, इंक्लूड सर्विसेज़ ऑफ अकाउंटेंट, यानी यूँ कह लें थर्ड पार्टी अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, डेंटिस्ट, जो इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर एंड लॉयर्स, अदरवाइज़ देन एन एम्प्लॉयी, तो ये सर्विसेज़ हैं, ठीक है? अब इस ज़हन में सवाल ये पैदा होगा, क्या बस यही सर्विसेज़ है? नहीं भाई, इंक्लूड्स लिखा हुआ है, तो और भी सर्विसेज़ हो सकती हैं। और कौन-सी सर्विसेज़ हो सकती हैं? बहुत सारी सर्विसेज़ हो सकती हैं। इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, हम अगर यहाँ पर आएँ, यहाँ से हमारा और माइंड खुल जाएगा, जहाँ पर डिवीज़न में 153 बी के लिए रेट्स लिखे हैं, इस रेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, अगर हम सर्विसेज़ की पेमेंट कर रहे हैं। एक, कुछ सर्विसेज़ को इन्होंने कहा है कि भई इस पे रिड्यूस रेट रखें और कुछ सर्विसेज़ को स्टैंडर्ड रेट पे रखा है, तो रेट्स तो हम देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं सर्विसेज़ क्या-क्या हैं। पहले हमने ऑर्डिनेंस में देखा, ये रहा,
सेक्शन के अंदर फिर ऑर्डिनेंस में ही डिवीज़न जो रेफर हुआ था, उसमें देखा देखिए यहाँ भी सेक्शन 153 1 बी की सर्विसेज़ कितनी सारी हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस, एयर कार्गो सर्विस, कोरियर सर्विस, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस। ये क्या होता है? मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस ये होता है, मैंने एक मैन पावर आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई। अब किसी आदमी को लोडर चाहिए 50, किसी कंपनी को 50 लोडर चाहिए या 50 लोग चाहिए पैकिंग करने के लिए या 10 लोग चाहिए। तो मैं अपने पास लोगों को भर्ती करता हूँ और जिन कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स की, मैं उन कंपनीज़ को ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करता हूँ। वो कंपनी मुझे पैसे देती है और मैं अपने उन लोगों को पैसे देता हूँ। तो बेसिकली मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने वाली कंपनी होती है। होटल सर्विसेज़, सिक्योरिटी गार्ड तो आप ये तो बहुत ही हर जगह ज़ाहिर है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो इनकी एक अलग कंपनी बनी हुई होती है। जो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स आपको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज़, आप वेबसाइट बनाने वाले हैं आप, और इसमें बहुत एक वास्ट फील्ड है। आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल सर्विसेज डिफाइंड इन सेक्शन 2, ट्रैकिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज अदर देन बाय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, अब मज़ीद आगे हम नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो देखिए ये सारी सर्विसेज भी सेक्शन नंबर 153 1 बी का एरिया है। तो इसको अब हम यहाँ समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये हमने सर्विसेज़ देख लिया, ऊपर हमने देख लिया कि अगर कहीं लिखा हुआ आए सब सेक्शन 153 1 बी तो आप समझ जाएँ, इससे मुराद सर्विसेज़ हैं। तो अब हम इसको भी टेबल फॉर्म में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 153 1 बी प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज़, मैंने आपसे कहा कि सर्विसेज़ को 2 हिस्सों में ऑर्डिनेंस ने तोड़ दिया है। ऑर्डिनेंस कहता है कि भई ये जो सर्विसेज़ हैं, अगर आपको कोई दे रहा है और आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने पेमेंट एडवांस करें, बिल आया है, नहीं आया है, बस अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने टैक्स काटना है। ये पहले शुरू में हम बात कर चुके हैं, हम दोबारा रिपीट कर दी है, ठीक है? ये ऐसा नहीं होगा कि अगर बिल नहीं आया है, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स नहीं काटेंगे, नहीं। बिल आया है, नहीं आया है, सर्विसेज़ अभी ली हैं, नहीं ली हैं, आपको टैक्स काटना है। ओके, अगर ये सर्विसेज़ हैं, जो हमने अभी थोड़ी-सी देखी, तो आपको क्या करना होगा? हाँ, ये देख लीजिएगा, जो पार्टी भी आपको सर्विस दे रही है, उसकी साल की जो सर्विस प्रोविज़न है, वो 30,000 रुपए हो। ऐसा ना हो उससे कम हो, फिर भी आप टैक्स काटें। तो ये जो अच्छा, एक बात, मसला ये आता है, लेट्स से एक सर्विस प्रोवाइडर था, उसने 15,000 का बिल दिया, आपने टैक्स नहीं काटा। उसने उसके बाद 10,000 का और बिल दे दिया, अब ये 15 जमा 10 25 हो गया, तो आपने अभी भी टैक्स नहीं काटा। लेकिन उसने एक और बिल दे दिया 1 साल के अंदर ही, एक ही विदिन अ टैक्स ईयर, तो ये तो 35,000 हो गया। अब आपको करना ये होगा, अब जो 15,000 की आप पेमेंट बना रहे हैं ना, सॉरी, पहले 15 आया, फिर 10 आया, 15 और 10 25, और फिर एक 10,000 का बिल आ गया, तो 35 लिमिट एक्सीड हो गई। अब जब आप 10,000 रुपए की पेमेंट करेंगे, तो आप इस 10,000 रुपए पे टैक्स नहीं काटेंगे, बल्कि आपको अब पूरे 35,000 रुपए विथहोल्डिंग टैक्स काट कर इस 10,000 में से डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट देनी होगी। तो ये तो बड़ी अजीब-सी बात लग रही है भई, 10,000 में से इतनी सारी डिडक्शन हो जाएगी। जी हाँ, आपको पिछले बैलेंसेस पर भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सीड कर गई है। ओके, टाइम चेक कर लें कितना हो गया है रिकॉर्डिंग का। अच्छा, अभी टाइम कुछ है। ओके, तो अब हम देखते हैं, अगर आप इन सर्विसेज़ की पेमेंट कर रहे हैं और आपका स्टेटस कुछ भी हो, ये कौन है जो प्रोवाइडर ऑफ देखिए मैंने लिख दिया सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, कंपनी, इंडिविजुअल या एओपी, तो आप फाइलर के केस में 4% टैक्स काटिएगा, और ये टैक्स ईयर 2024 के लिए जो चल रहा है, और टैक्स ईयर 2023 के लिए 3% होता था, ठीक है? और 8% नॉन फाइलर के लिए है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये सर्विसेज़ नहीं है, इनके अलावा कोई और सर्विसेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा, ऑफ़िस की फ्यूमिगेशन करा दी, ऑफ़िस में एक जैनिटोरियल सर्विसेज़ जाती हैं, एक हमने कंपनी हायर की हुई है जो हमारे ऑफ़िस की सफाई-सुथराई करती है, या ऑटो वर्कशॉप सर्विसेज़ फॉर रिपेयर, हमारे ऑफ़िस में 20 गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ जब भी ख़राब होती हैं, ख़ास ऑटो वर्कशॉप पे जाती है, वो उसकी रिपेयरिंग करके हमें बिल दे देते हैं। या आप थर्ड पार्टी अकाउंटेंट की सर्विसेज़ लेते हैं या एक्सटर्नल ऑडिटर की सर्विसेज़ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज़ हो सकती हैं जो क्लॉज़ ए में ऊपर मेंशन नहीं है। तो अगर ये सर्विसेज़ आप ले रहे हैं
और ये सर्विसेज़ देने वाली कंपनी है, तो आपने 9% टैक्स काटना है फाइलर के केस में और नॉन फाइलर के केस में 100% बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि 10th शेड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन अगर ये सर्विस प्रोवाइडर ये कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं? ये वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ऊपर यहाँ पे स्पेसिफ़ाई नहीं है, ठीक है? यानी ये सर्विसेज़ नहीं हैं, इनके अलावा जितनी सर्विसेज़ हैं वो यहाँ फ़ॉल करेंगी। तो ये जो सर्विसेज़ होंगी इन अगर इंडिविजुअल या एओपी इनको देने वाले हैं तो आप 11% टैक्स काटेंगे और नॉन फाइलर के केस में 22% काटेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऑटो वर्कशॉप है, उसने आपकी गाड़ियों की कोई रिपेयर मेंटेन एक गाड़ी थी उसकी डेंटिंग पेंटिंग की और 50,000 का बिल भेज दिया। तो और वो जो डेंटर पेंटर है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अच्छा ये बात कैसे पता चलती है कि सप्लायर जो है, ये कौन है? भाई ये इंडिविजुअल है, कंपनी है, फाइलर है, नॉन फाइलर है, ये पता कैसे चलता है? ये हम अपनी एक वीडियो एफबीआर गाइड एपिसोड नंबर 1 उसमें बता चुके हैं कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाके एनटीएन नंबर ले लीजिए सप्लायर से या सीएनआईसी नंबर ले लीजिए। वहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन में उसकी प्रोफाइल में देख लेते हैं कि भई ये कंपनी है या इंडिविजुअल या एओपी। और क्या ये फाइलर है या नॉन फाइलर है, इसको आप कैसे चेक करते हैं? इनकम टैक्स एक्टिव स्टेटस से चेक कर लेते हैं। चलें ये भी बात हो गई। तो ये रेट हो गए इन सर्विसेज़ के लिए 4 और 8 इन और अदर देन जो क्लॉज़ ए में है 9 और 18 कंपनी के लिए, इंडिविजुअल और एओपी के लिए 11 और 22। देखें, ये जो कॉलम है ना, ये है सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि पेमेंट करने वाले का क्या स्टेटस है, ऐसे मत सोचिएगा। जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, उसका क्या स्टेटस है, ये इस तरह सोचिएगा। यानी पेमेंट रिसीव करने वाली कंपनी है, पेमेंट रिसीव करने वाला इंडिविजुअल है, तो ये रेट्स हैं, ठीक है? अच्छा, एक सर्विस है जिसको अलग से ख़ास तौर पे बताया है, तो आप उसको अलग से ही ले लीजिएगा। कौन? इन पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसको? इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन मेकिंग पेमेंट्स टू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विस। ओके, अगर आपने किसी कंपनी, इंडिविजुअल या एओपी से कुछ सर्विसेज़ ली हैं, वो क्या सर्विसेज़ हैं? इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया की फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज़। यानी आपने प्रिंट मीडिया अखबारात में इश्तिहार देने के लिए सर्विसेज़ ली हैं या टीवी पे इश्तिहारात देने के लिए सर्विसेज़ ली हैं, तो आप पेमेंट करते हुए क्या करेंगे, ये जो रिसिपिएंट हैं, इनका टैक्स आप ये स्टैंडर्ड वाला भी नहीं काटेंगे, 4% रिड्यूस वाला भी नहीं काटेंगे, बल्कि और सब्सिडाइज़्ड रेट है ये 1.5 है, ठीक है? 1.5 काटेंगे या नॉन फाइलर के केस में 3% काटेंगे। तो ये हमारी बात हो गई। ये रेट्स भी हमने कहाँ से लिए? ऑर्डिनेंस में जब आप आएँगे डिवीज़न में, ये देखिए ये रिड्यूस रेट 4% आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये स्टैंडर्ड रेट आ गए, कंपनी के 9 अदर देन कंपनी 11 और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज़ 1.5 आ गया, ठीक है? तो यहाँ से हमने ये रेट लिए और ये रेट लेके यहाँ पर डाल दिए। अब आगे एक बात आ जाती है अगेन जो हमने सेक्शन 153 1 ए में भी देखी कि ये जो टैक्स कटा है रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट का, पेमेंट लेने वाले का जो टैक्स कटा है, उसके लिए इसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है? तो ये बहुत आसान बात है। ये हम कहाँ से निकालेंगे? ये हम यहाँ से निकालेंगे। मैंने लिखा है क्या? नहीं, यहाँ लिखा नहीं है रेफ़रेंस, तो हम यहाँ से देख लेते हैं ऑर्डिनेंस में हम कहाँ से निकालेंगे ये बात। ये देखिए, ये सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 में ये देखिए टैक्स डिडक्टिबल अंडर सबसेक्शन 1 एंड अंडर सबसेक्शन 2, 2 को हम अलग से देखेंगे और 1 में क्या चीज़ें आती हैं? 1 में गुड्स भी आ गईं, सर्विसेज़ भी आ गईं और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गया। तो हम गुड्स देख चुके हैं और सर्विसेज़ अब देख रहे हैं। और ये प्रोविज़ो जो था ये गुड्स के लिए था तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब आप इसको यूँ पढ़ लें द टैक्स डिडक्टिबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑन द इनकम ऑफ रेज़िडेंट पर्सन शैल बी मिनिमम टैक्स और सर्विसेज़ के केस में
ये देखें यहाँ प्रोविज़ो था क्लॉज़ ए का, तो क्लॉज़ बी का कोई प्रोविज़ो नहीं दिया गया, तो लिहाज़ा रिज़ल्ट क्या निकला, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153(1)(b इज़ मिनिमम टैक्स फॉर ऑल पर्सन्स, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। इसका मतलब ये हुआ, तमाम लोगों के लिए जो सर्विसेज़ पे टैक्स कटता है, मिनिमम टैक्स होगा।